गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछले वीडियो में चैप्टर 2 स्पर्श की पुस्तक से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पार्ट 1 आपको सेंड किया था। आपको उस अभियान दल के बारे में बताया गया जिसमें बछेंद्री पाल किस तरह से क्या कुछ रोमांचक वर्णन उन्होंने किया था। आज इस वीडियो से हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और मौखिक प्रश्न करेंगे। ओके, बछेंद्री पाल जो उनका ये अभियान था, उन्होंने उसका एक एक वर्णन हमारे साथ यहाँ शेयर किया। कल हमने पढ़ लिया था कि साउथ कोल कैंप, जो कि कैंप 4 के नाम से जाना गया था, वहां ये उसकी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी की। अब ये खाना, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह इन सब चीजों को ये इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आगे, जब ये, क्योंकि सबसे अनुभवहीन थी और सबसे पहले पहुंच चुकी थी, तो यहाँ पे 1:30 बजे दोपहर का समय हो चुका था। एक और पर्वतारोही का नाम दिया गया बिस्सा, वो वहां पहुंचते हैं और उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इतना एक्सर्ट करके आते हैं तो सभी पर्वतारोही रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेखिका थी, वो आराम करने की बजाय अपने साथियों के लिए, साथी कौन कौन थे कि जय, मीनू, जो कि भी बहुत पीछे थे, उनके लिए चिंतित थी, क्योंकि अगले दिन इन्हीं के साथ चढ़ाई करनी थी। वो लोग भारी बोझ लेकर चल रहे थे, वो भी बिना ऑक्सीजन के। तो दोपहर के बाद अपने दल के सदस्यों की मदद करने का इन्होंने तय किया। अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरा और नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, तब मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि जो बछेंद्री है वो चाहती थी और आगे जाए, अपने साथियों की मदद करें, क्योंकि अभी इन्हें की से, एक और व्यक्ति है की, उनसे भी मिलना था। थोड़ा सा आगे गई, वहां की से मुलाकात हुई और वो इन्हें देख के हक्का बक्का रह गया। क्यों? क्योंकि बहुत रिस्की था। जिस तरह से ये उनकी मदद करने के लिए चाय और जूस लेकर ठंडी हवा में आई हैं। पहाड़ पे चढ़ना एक अलग चीज है और पहाड़ से उतरना और इस तरह के खतरों का सामना करना काफी खतरे का काम था, एक वो भी अनुभवहीन के लिए। मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। की हंसा और जो भी चाय या जो इन्होंने पेय पदार्थ उन्हें दिया था, उसने प्यास बुझाई। अब लेखिका चाहती थी वहां पे कि उसकी किट ले ले, जो भी सामान वो कैरी कर रहा था, वो किट उसने उसे ले जाने नहीं दी। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा ये हमें मिलने नीचे उतरे। वो कैंप 4 साउथ कोल कैंप पे पहुंचे हुए थे, वहां से इनसे मिलने आते हैं। अब हम सब साउथ पोल पर जैसी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी। साउथ पोल क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का एक लाइट ब्रेकफास्ट किया। 5:30 बजे तंबू से निकल गई। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। नेक्स्ट, अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। ऑक्सीजन क्यों नहीं कैरी कर रहे? क्योंकि उसका सिलेंडर वगैरह वो भी बहुत हैवी होता है, और ये शेरपा, ये लोग ऑलरेडी पर्वतारोहियों का और टेंट का काफी सामान कैरी कर रहे होते हैं। तो इस कारण जो ये अंगदोर्जी थे, इन्होंने तय किया था कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ये चढ़ाई करेंगे। लेकिन इससे समस्या हो रही थी। क्या थी वो समस्या? उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे और इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में या रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहिए था। इसलिए उसे या तो सेम डे, ये यहाँ साउथ कोल कैंप 4 से शिखर कैंप तक के लिए जाए और सेम दिन तक पहुंचे और वहां से वापस लौट कर आए, अन्यथा इन्हें अपना ये जो प्रयास था ये यहीं छोड़ देना पड़ता। डिसीजन लेने में काफी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन फिर इन्होंने निर्णय लिया।
वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ पोल की से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत ही कठिन और श्रम साध्य होगा, लेकिन इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। और मुझे लेकिन अंगदोर्जी पे बचेंद्री कहती कि उनका पूरा विश्वास था अंगदोर्जी पे। तो साथ साथ मैं आरोहण उसकी क्षमता जो है और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। कोई और व्यक्ति इतना खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लेखिका तैयार थी। सुबह 6:20 पर अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैंने अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। आरोही उपस्कर मीन्स जो कि इन पर्वतारोहण के लिए जो ड्रेस और कॉस्ट्यूम्स या जो भी चीजें इन्हें दी गई थी काफी सेफ थी और उससे इन्हें गर्माश मिल रही थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं कि मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और इतनी सख्ती से आपको उस फावड़े को चलाना होगा ताकि उसकी जो दांत जो ग्रिप बना सकें। और ये सारी चीजें इन्हें स्टेप बाय स्टेप बहुत सोच समझ के करनी पड़ी। ये हमने कल पार्ट 1 जो हमने भेजा था उसमें भी बात हुई थी यही कि जब ये पर्वतारोहण के लिए जाते हैं बिल्कुल सीधी सपाट थे वो पर्वत, तो वहां पे इन्हें अपने जो उन्हें मिले थे छोटे फावड़े उनकी मदद से ये उस बर्फ में अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। नेक्स्ट था 2 घंटे से कम समय में ही हम लोग शिखर कैंप पर पहुंच गए। ओके, शिखर कैंप पर पहुंच गए थे। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा क्या मैं थक चुकी हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुआ क्योंकि एक वो नई अनुभवहीन पर्वतारोही के साथ यात्रा कर रहा था। वो उसका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि वो वहां शिखर कैंप पे पहुंच के पूछता है कि क्या आपको रेस्ट करना है, चल सकते हो आगे, लेकिन ये उनका साथ दे रहे हैं और इन्होंने कहा नहीं। वो प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि पिछला जो दल शिखर कैंप पे पहुंचा था तो उसे 4 घंटे लगे थे और अगर हम इस गति से चले तो हम शिखर पे दोपहर 1 बजे ही पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है ये इमेज यहाँ पे है जब बछेंद्री पाल पर्वतारोहण सफलतापूर्वक अभियान पूरा करती हैं तब की। लाहटू हमारे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंचा। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हम सब ने चढ़ाई की। लाहटू एक नायलॉन की रस्सी लेकर आया। इसलिए लाया रस्सी, उसका मोटिव कितना अच्छा था। लाहटू रस्सी इसलिए बीच में पकड़ के चल रहा था, अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं कर रहे। वो यहाँ पे हमारे संतुलन के लिए उस रस्सी को पकड़ के चल रहा था। हमारे मतलब अंगदोर्जी के और लेखिका के। तो ये पूरा एक अभियान सफल इसलिए रहा क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। पर लाहटू की नजर गई कि जो लेखिका है वो नॉर्मली इस हाइट पर 4 लीटर ऑक्सीजन यूज करनी चाहिए और ये यूज करने की इनके रेगुलेटर में शो हो रहा था कि 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट, और इसलिए इन्हें थोड़ी सी सांस फूल रही थी। जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति उसने सही की, रेगुलेटर को मूव, जैसे हम लोग फैन के रेगुलेटर नहीं होता हम ठीक करते हैं, तो वैसे ही लेखिका के लिए वो चढ़ाई बहुत आसान हो गई। ऐसे लगने लगा कि मानो बिल्कुल पहाड़ सपाट और ये कठिन चढ़ाई भी बिल्कुल आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा की झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे। हमने कल जो इमेज आपको दिखाई थी उसमें भी था कि एवरेस्ट शिखर के जस्ट ऊपर जो ड्राई ये जैसे स्नो के ये आइस के पार्टिकल्स रहते हैं, तेज हवा के कारण वो आसपास के एनवायरनमेंट में उड़ने लगते हैं और इससे जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। तो यहाँ उसी के बारे में बात की गई। भुरभुरे बर्फ के कण चारों तरफ उड़ रहे थे जिससे दृश्यता, जो किसी भी दृश्य को देखने की क्षमता है वो शून्य, जीरो हो चुकी थी, विजिबिलिटी जीरो थी। अनेक बार देखा, काफी देर तक चढ़ते गए, लेकिन अब पता चला कि ये तो बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं, आगे कोई चढ़ाई है ही नहीं। ढलान एकदम सीधे नीचे जा रहा है। इनकी सांस रुक गई। एक विचार कौंधा, सफलता बिल्कुल नजदीक है,
सो ये डेट बिल्कुल याद रखिए, बहुत गौरवान्वित करने वाली ये डेट, ये टाइम हर एक भारतीय के लिए। 23 मई 1984, ये दोपहर के 1:07 थे जब एवरेस्ट की चोटी पर बछेंद्री पाल खड़ी थी। ये वो पहली भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। तो 23 मई 1984। नेक्स्ट है, अब इनके रिएक्शंस हैं, किस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया। एवरेस्ट की शंकु चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी ढलान, सामने सुरक्षा का एक प्रश्न था। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बर्फ के फावड़े से बर्फ खुदाई कर अपने आप को सेफ किया उस जगह पे। फिर घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर माथे पे लगा के उस सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया। सागर माथा ये नाम दिया गया था लोकल नेपालियों के द्वारा एवरेस्ट को, क्योंकि ये समुद्र का मस्तक है इसलिए। अब ये बहुत रिलीजियस है बछेंद्री पाल, तो अपने साथ थैले में दुर्गा माँ का एक चित्र लेकर आई थी, एक हनुमान चालीसा लेकर आई थी। उन्हें साथ में लाए हुए लाल कपड़े में लपेटा और एक छोटी सी पूजा अर्चना की, धन्यवाद दिया भगवान को इस सफलता के लिए और उसे बर्फ में दबाया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान आया। अपनी हर सफलता पे ईश्वर को और अपने माता पिता को धन्यवाद देकर इन्होंने अपनी क्वालिटीज भी यहाँ शो की। सफलता प्राप्त कर इन्होंने अपने माता पिता को भी धन्यवाद दिया और ईश्वर को भी। जब मैं उठी मैंने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति भी आदर भाव से झुकी। जो इनको गाइड कर रहे थे अंगदोर्जी, उन्हें भी धन्यवाद बोला। अंगदोर्जी ने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। बिना उनके ऑक्सीजन के ये एवरेस्ट पे सेकंड उनका ये अभियान था, दूसरी चढ़ाई थी। उन्हें भी मैंने बधाई दी। उन्होंने गले से लगाया, फुसफाया, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेनी शुरू की। इसके बाद लाहटू ने हमारे नेता, कौन थे नेता, कर्नल खुल्लर, उन्हें ये इंफॉर्मेशन दी वॉकी टॉकी पे और कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई दी। कहा मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ये कर्नल खुल्लर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम एक ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे पीछे छोड़े हुए संसार से बिल्कुल भिन्न होगा। कर्नल खुल्लर जो इस अभियान दल के लीडर थे, नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं की गाइडेंस में ये दोनों पर्वतारोही आए थे। ये तब भी बहुत प्रसन्न हुए थे जब बछेंद्री पाल कैंप 1 तक पहुंची थी। एक रसोई सहायक की मृत्यु, एक शेरपा कुली की मृत्यु, इन सारे इंसिडेंट से अभियान शुरू होने से पहले ही काफी अपसेट थी। तब कर्नल खुल्लर ने इनसे कहा था एवरेस्ट जैसे महान अभियान में तो मृत्यु को भी सहज भाव से लीजिए। ये इन सब का मोटिवेशन था, ये इन सब की गाइडेंस थी कि आज अपनी पहले ही प्रयास में बछेंद्री पाल सफलतापूर्वक एवरेस्ट शिखर पर पहुंच चुकी थी। कर्नल खुल्लर उन्हें बधाई देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें भी बधाई, तुम्हारे माता पिता को भी इस चीज की बधाई, और बोले देश को तुम पर अब बहुत गर्व होगा। तुम अब जब वापस संसार में जाओगी तो तुम्हारे पीछे छोड़े हुए संसार से बिल्कुल भिन्न। क्या मतलब है इसका, क्योंकि जब आप यहाँ पे इस अभियान दल में आई थी तब एक नॉर्मल व्यक्ति थी, लेकिन अब आप एक सेलिब्रिटी, एक स्टार, आपका नाम चलेगा, आपकी आत्मकथा हर कोई व्यक्ति पढ़ेगा जो आपने अचीव किया है। सफल व्यक्तियों की कहानियां तो पुस्तकों में जगह बनाती हैं। तो इसलिए कर्नल खुल्लर ने उनसे कहा कि अब तुम जिस संसार में जाओगी, तुम्हारे पहले जिस संसार में छोड़कर अभी आई थी उससे बिल्कुल डिफरेंट तुम्हारे एक्सपीरियंस रहेंगे। तो हर कोई बहुत प्रसन्न है यहाँ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। ओके, सो मौखिक जो भी प्रश्न है, एक पेंसिल से चाहे तो आप बुक में ही इनके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें कॉपी में नहीं करते हैं। ओके, कॉपी में हम लिखित प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मौखिक क्वेश्चन फर्स्ट, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल याद है जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, बेस कैंप में पूरे पर्वतारोही पहुंचे तो उनके आने से पहले ही एक दल उनके लिए कुछ रास्ते मार्क करने, चिन्हित करने गया था। तो उस अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे उपनेता प्रेमचंद। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा?
ये वहां पे नमचे बाजार में लेखिका ने एवरेस्ट का एक नाम सुना, सागर माथा यानी समुद्र का मस्तक। एवरेस्ट शिखर के लिए दिया गया ये नाम उन्हें बहुत ही गौरवान्वित लगा और बहुत अच्छा लगा। थर्ड क्वेश्चन, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? ये पिछले पार्ट 1 में हमने देखा था। एवरेस्ट शिखर के पास वहां पे जो एक सफेद पताका एक ध्वज की तरह नजर आ रहा था, जिसे कि वो वहां पे प्लूम कहा जाता है, यानी बड़ा भारी बर्फ का फूल। वास्तव में वो फूल नहीं होता, क्या होता है, ये जो बर्फ के ही जो कण है वो इतनी 150 किलोमीटर की गति से जब वहां पे हवा चलती है तो ये बर्फ के कण उड़ने लगते हैं और दूर से देखने पे एक ध्वज की तरह नजर आते हैं। कभी कभी ये जो प्लूम है, ये ध्वज की तरह जो नजर आता है, ये 10 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है। ओके, सो ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहां थर्ड पैराग्राफ में है ये मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? लाहौत्से के बारे में था कि लाहौत्से की तरफ से वहां से कुछ हिमस्खलन हुआ था, बर्फ के पिंड वगैरह गिरे थे। तो एक 16 शेरपा कुलियों का एक ग्रुप था, जिसमें से आप आंसर लिखेंगे, एक शेरपा कुली की मृत्यु हुई थी और 4 शेरपा कुली घायल हुए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? अवसाद वर्ड का मतलब क्या होता है? दुख। तो इस पूरे अभियान दल जब ये शुरू हुआ तो पता चला एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई, 4 घायल हैं, इसी इंसिडेंट की बात की जा रही है। तो सारे लोग बड़े अपसेट थे, पर्वतारोही जितने भी थे। तो इस मृत्यु के अवसाद को, इस दुख को देखकर कर्नल खुल्लर ने उन सबसे क्या कहा था? ये आपको आंसर ले देना है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा था कि आप लिखेंगे कर्नल खुल्लर ने कहा, फिर उसके बाद उनका जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज भी लिख सकते हैं, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में मृत्यु को भी सहज रूप से स्वीकारना चाहिए। ये जो उनका विचार था, आप उस पूरे विचार को इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेज 17 पे आपकी बुक में देखिएगा, सेकंड नंबर पैराग्राफ, ये वहां पे स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? अब यहाँ पे पर्वतारोहियों वगैरह के लिए खाना बनाने में जो भी मदद करते थे रसोई सहायक, उनमें से एक रसोई सहायक ऐसा था जिसकी मृत्यु हुई थी। अब उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, तो आप आंसर देंगे जलवायु अनुकूल ना होने के कारण। जो भी बहुत ठंड बढ़ती जा रही थी, ये बर्फ के तूफान चल रहे थे, जो भी स्थितियां थी, सो वो जलवायु जो एनवायरमेंट है वो उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो जलवायु अनुकूल ना होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हुई। ये आंसर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, कैंप 4 कहां और कब लगाया गया? सो कैंप 4 के बारे में ये दिया गया है कि 29 अप्रैल को लगाया गया था 7,900 मीटर की हाइट पर। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है ये आंसर, ये एज इट इज लिख सकते हैं। मैंने कल पढ़ाते समय आपसे कहा था कि इसे मार्क कीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आते हैं। किसने लगाया था? अंगदोर्जी लोब्सांग और गगन बिस्सा, जो कि साउथ पोल कैंप पहुंचे थे और उन्होंने ये कैंप लगाया था। तो ये अंडरलाइन मैंने कल भी करवाया था कि वही लाइन है, सो इसे मार्क कर लीजिएगा। ये किसके द्वारा कैंप लगाया गया? कैंप 4। इसे लगाने वाले कौन थे? और आप इस तरह से इस आंसर को लिख लेंगे। ये है यहाँ पे, कल हम पढ़ चुके थे इस लाइन को, सिर्फ इस लाइन की रिक्वायरमेंट है आपको। ये देखिए, अंगदोर्जी लोब्सांग गगन बिस्सा साउथ पोल पहुंचे और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ओके, ये आपके इस मौखिक प्रश्न का आंसर है। आपको सिर्फ हाइट का और डेट का ध्यान रखना है। 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है हमारा मौखिक प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस प्रकार दिया था? ये जब वो पहली बार मिली थी तो कर्नल खुल्लर चाहते थे कि हर पर्वतारोही अपने शेरपा कुली से परिचय लें। तो यहाँ पे तेनजिंग अपनी बेटी, सबसे छोटी बेटी डेकी के साथ आए थे। पेज नंबर 18 पे आपकी बुक में आपको मिल जाएगा ये आंसर। ये जिस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये सारे कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट अभी ने मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 8, लेखिका ने शेरपा को अपना परिचय कैसे दिया? तो इसका स्टेटमेंट है पेज 18 पे, आप लिख दीजिएगा। ये उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूं और एवरेस्ट शिखर मेरा पहला अभियान है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपको इस मौखिक प्रश्न में लिखने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नाउ लास्ट मौखिक प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने किन शब्दों में उन्हें बधाई दी? ये जस्ट अभी हमने पढ़ा, ये उनका स्टेटमेंट जो उनसे उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा, और जो अभी तुमने अब जिस संसार में तुम वापस जाओगी वो पहले के संसार से बिल्कुल भिन्न होगा। तो इस तरह से आपका ये मौखिक प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ये ऑलरेडी हम मार्क कर चुके थे, ये लास्ट स्टेटमेंट, ये कर्नल खुल्लर का स्टेटमेंट, ये आपका मौखिक प्रश्न हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिखित प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, एंड आई होप हम जो भी वर्क भेज रहे हैं आप लोग डेली वो वर्क करते रहिएगा ताकि आपके लिए वर्क पेंडिंग ना हो। नेक्स्ट वीडियो में लिखित प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय।